कागजों पर एक कंपनी करोड़ों का मुनाफा कमा रही है। मतलब हर दिन ट्रकों में भरकर माल उनकी फैक्ट्रियों से निकल रहा है। बैलेंस शीट एकदम शानदार दिख रही है, लेकिन हकीकत में अगले ही दिन वो कंपनी दिवालिया होने की कगार पर पहुंच सकती है। बिल्कुल। और ये सुनकर किसी को भी हैरानी हो सकती है ना? ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसका जवाब व्यापार के एक बहुत ही कड़वे सच में छिपा है, और वो ये है कि मुनाफा और नकद यानी कैश दोनों दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। एकदम सही बात है। जब एक कोई कंपनी अपना माल किसी बड़े खरीदार को बेचती है ना, तो अक्सर वो खरीदार कहता है कि भुगतान 90 या 120 दिनों के बाद किया जाएगा। अब उस कंपनी के पास नया कच्चा माल खरीदने या कर्मचारियों को वेतन देने के लिए तिजोरी में पैसा ही नहीं है। माल बिक चुका है, लेकिन बैंक खाता पूरी तरह से खाली है। और यही वो स्थिति है जिसे हम नकदी प्रवाह या कैश फ्लो की समस्या कहते हैं। ये किसी भी व्यवसाय की रीढ़ तोड़ सकती है। वित्तीय भाषा में इसे रिसीवेबल्स या अटकी हुई रकम कहा जाता है। अटकी हुई रकम। हाँ, दुनिया भर में रोजाना हजारों छोटे बड़े उद्योग इसी इंतजार में दम तोड़ देते हैं कि उनका फंसा हुआ पैसा कब वापस आएगा। मतलब अगर अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना है तो इन कागजी वादों को तुरंत नकदी में बदलने का कोई ठोस तरीका होना ही चाहिए। बिल्कुल, और यही आज की हमारी इस गहरी चर्चा का मुख्य मिशन है। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है उसके जरिए हम इस पूरी व्यवस्था के तंत्र को डीकोड करने वाले हैं। मतलब हम समझेंगे कि कैसे व्यवसाय अपनी इनवॉइसेज या बिलों को रातों रात कैश में बदल लेते हैं। हाँ, और इसमें हम फैक्टरिंग, फॉरफेटिंग और भारत के ट्रेड सिस्टम पर बात करेंगे। चलिए इसके हर पहलू को खोलकर देखते हैं। इसे समझने के लिए मैं एक बहुत ही बुनियादी सी एनालॉजी देती हूँ। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपनी साइकिल किसी परिचित को उधारी पर बेच दी। परिचित ने वादा किया कि वो पैसे 1 महीने बाद देगा। अच्छा। लेकिन साइकिल बेचने वाले को आज रात की पार्टी के लिए पैसों की सख्त जरूरत है, तो वो उस उधारी के वादे को किसी तीसरे व्यक्ति को थोड़े कम पैसों में बेच देता है। वो तीसरा व्यक्ति तुरंत नकद दे देता है और 1 महीने बाद उस परिचित से पूरे पैसे वसूल लेता है। क्या बात है! इस उदाहरण ने पूरी प्रक्रिया का मूल सिद्धांत एकदम स्पष्ट कर दिया है। इसे ही फाइनेंस की भाषा में डिस्काउंटिंग कहते हैं। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि वित्तीय दुनिया ने इस साधारण से दिखने वाली जुगाड़ को एक पूरी ग्लोबल इंडस्ट्री में बदल दिया है। जब हम फैक्टरिंग की बात करते हैं तो कोई कंपनी अपनी इनवॉइस एक वित्तीय संस्थान को बेचती है जिसे फैक्टर कहा जाता है। और ये फैक्टर कोई आम इंसान या छोटा साहूकार नहीं होता है ना? बिल्कुल नहीं, ये अक्सर बड़े बैंक या विशेष वित्तीय संस्थाएं होती हैं। जैसे ही सप्लायर अपनी इनवॉइस फैक्टर को सौंपता है, फैक्टर उस बिल का लगभग 75 से 85% हिस्सा तुरंत सप्लायर के खाते में डाल देता है। अरे वाह! मतलब सप्लायर को अपने पैसे के लिए महीनों इंतजार नहीं करना पड़ता, उसके पास तुरंत काम चालू रखने के लिए कैश आ जाता है। लेकिन वो फैक्टर ये सब मुफ्त में या समाज सेवा के लिए तो नहीं कर रहा होगा? जी नहीं, उनका भी अपना मुनाफा इसमें। तो वो जो बाकी का 15% हिस्सा रोक लेता है, उसका क्या होता है? हाँ, तो वो 15% तब तक रोका जाता है जब तक असली खरीदार फैक्टर को पूरा भुगतान नहीं कर देता। जब खरीदार पैसा दे देता है तो फैक्टर सप्लायर को बचा हुआ पैसा लौटाता है। लेकिन कुछ फीस काटकर? बिल्कुल, वो उसमें से अपना फाइनेंस चार्ज और एक सर्विस फीस काट लेता है। ये फीस आमतौर पर 0.1% से लेकर 0.3% तक हो सकती है। मतलब फैक्टर सिर्फ पैसा नहीं दे रहा, वो पैसे वसूलने का पूरा सिरदर्द भी अपने ऊपर ले रहा है। सही कहा। अब इन स्रोतों को पढ़ते हुए मुझे एक ऐतिहासिक तथ्य मिला जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया। मुझे हमेशा लगता था कि ये फैक्टरिंग और बिल डिस्काउंटिंग वॉल स्ट्रीट के बैंकरों का कोई नया वित्तीय टूल होगा। हाँ, ज्यादातर लोगों को यही लगता है। लेकिन फैक्टरिंग का इतिहास तो 4000 साल पुराना है। मतलब हम्मुराबी के शासनकाल में भी इसका जिक्र मिलता है और प्राचीन रोम के व्यापारी भी इसका इस्तेमाल करते थे। इतिहास इस बात का गवाह है कि इंसान की व्यापारिक जरूरतें हजारों सालों से एक जैसी ही रही हैं। अगर हम 18वीं सदी की बात करें तो अमेरिकी कॉलोनियों से भारी मात्रा में कपास, लकड़ी और फर यूरोप भेजे जाते थे। उस दौर में जहाजों से माल जाने और वहां से पैसे वापस आने में कई महीने लग जाते थे। अब अमेरिका के किसानों के पास इतना समय तो था नहीं कि वे अगली फसल उगाने के लिए महीनों इंतजार करें। तो उस समय कौन फाइनेंस करता था उन्हें? तब लंदन के मर्चेंट बैंकर्स फैक्टर के रूप में काम करते थे।
वे कॉलोनिस्टों के माल के कागजात लेकर उन्हें तुरंत फाइनेंस कर देते थे। अच्छा, लेकिन मैं सोच रही थी कि उस समय लंदन के वे फैक्टर सिर्फ फाइनेंस नहीं करते होंगे। मतलब उनके पास तो माल को स्टोर करने, उसकी गुणवत्ता जांचने और उसे बाजार में बेचने की भी जिम्मेदारी होती होगी। बिल्कुल, वो पूरा लॉजिस्टिक्स संभालते थे। लेकिन 19वीं सदी में तो सब बदल गया ना। मतलब रेल और टेलीग्राफ का आविष्कार हो गया था, संचार और परिवहन में क्रांति आ गई थी। जब सप्लायर खुद टेलीग्राम भेजकर सीधे खरीदार से बात कर सकता था, तो उन पुराने फैक्टरों का रोल तो कम हो गया होगा। एकदम सटीक पकड़ा आपने। ये तकनीकी बदलाव फैक्टरिंग के इतिहास का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। सप्लायर और खरीदार के बीच सीधा संपर्क हो गया, तो सप्लायर अब सीधे माल भेजने लगे। लेकिन नकद भुगतान की देरी वाली समस्या अभी भी वहीं थी। इसलिए फैक्टरों ने खुद को माल के भंडारण से हटा लिया और सिर्फ फाइनेंसिंग पर फोकस किया। आधुनिक फैक्टरिंग का जन्म यहीं से हुआ। ये सच में एक शानदार उदाहरण है कि कैसे जरूरत के हिसाब से वित्तीय टूल खुद को ढाल लेते हैं। अब इतिहास से निकलकर अगर आज के समय में आए, तो स्रोतों के अनुसार फैक्टरिंग के दो मुख्य प्रकार हैं। हाँ, रिकोर्स और नॉन रिकोर्स। हाँ, तो रिकोर्स और बिना रिकोर्स वाली फैक्टरिंग, इन दोनों में जोखिम का बंटवारा बिल्कुल अलग तरीके से होता है। बिल्कुल, रिकोर्स का सीधा सा मतलब है कि जोखिम सप्लायर के सिर पर है। अगर सप्लायर ने फैक्टर से एडवांस ले लिया और बाद में असली खरीदार ने पैसा देने से मना कर दिया, या मान लीजिए खरीदार दिवालिया हो गया, हाँ, कुछ भी हो, तो फैक्टर सप्लायर के पास आएगा और अपने पैसे वापस मांगेगा। और नॉन रिकोर्स में? नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग में सारा जोखिम फैक्टर का होता है। अगर खरीदार पैसे लेकर भाग जाए, तो फैक्टर सप्लायर से पैसे वापस नहीं मांग सकता। तो सप्लायर एकदम टेंशन फ्री हो जाता है। लेकिन यहाँ भारत के नियमों को लेकर एक बहुत ही दिलचस्प पेच है। भारत में फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट 2011 लागू है और इसके तहत घरेलू व्यापार के लिए नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग की अनुमति ही नहीं है। जी हाँ, ये पूरी तरह प्रतिबंधित है। अगर कोई भारतीय सप्लायर देश के भीतर माल बेच रहा है, तो वो जोखिम से पूरी तरह बच नहीं सकता। ये नियम सुनकर पहली नजर में सप्लायर के लिए थोड़ा कठोर लगता है ना? कठोर तो लगता है, लेकिन ये रिजर्व बैंक की रिस्क मैनेजमेंट की एक सोची समझी रणनीति है। आप खुद सोचिए, अगर किसी सप्लायर को पता हो कि खरीदार के पैसे ना देने पर भी उसका कोई नुकसान नहीं होगा, तो वो किसी को भी माल बेच देगा। बिल्कुल, वो बिना सोचे समझे किसी भी कमजोर या बेईमान खरीदार को माल बेचना शुरू कर देगा। बाजार में बैड लोन का अंबार लग जाएगा। रिकोर्स का नियम सप्लायर को जवाबदेह बनाए रखता है। अच्छा, तो ये जिम्मेदारी तय करने का तरीका है। हाँ, और भारत में घरेलू फैक्टरिंग के लिए अधिकतम अवधि भी 150 दिन तय की गई है। सप्लायर को इतने दिनों के भीतर हर हाल में हिसाब चुकाना होता है। ये तो देश के भीतर की बात हो गई, लेकिन जब कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करता है, तब स्थिति काफी मुश्किल हो जाती है। मतलब एक भारतीय सप्लायर किसी अफ्रीकी या ब्राजील की कंपनी के कानून कैसे समझेगा? यह एक बहुत बड़ी व्यावहारिक समस्या है। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। स्रोत बताते हैं कि क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग में 2 फैक्टर सिस्टम का इस्तेमाल होता है। इसका कॉन्सेप्ट पढ़कर मुझे लगा जैसे आपने किसी दूसरे देश में अपना एक लोकल बाउंसर रख लिया हो, जो वहां की भाषा भी जानता है और नियम भी। हाँ, यह लोकल बाउंसर वाली एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। इस सिस्टम में 2 फैक्टर होते हैं, एक एक्सपोर्ट फैक्टर जो सप्लायर के देश में होता है और एक इंपोर्ट फैक्टर जो खरीदार के देश में होता है। तो सप्लायर सीधे उस बाउंसर से बात नहीं करता? नहीं, सप्लायर अपने एक्सपोर्ट फैक्टर के पास जाता है, वो फैक्टर फिर उस देश के इंपोर्ट फैक्टर से संपर्क करता है और वो इंपोर्ट फैक्टर अपने लोकल खरीदार की पूरी जांच पड़ताल करता है और गारंटी लेता है। और एक बार गारंटी मिल गई तो भारतीय सप्लायर बेफिक्र होकर माल भेज देता है, एक्सपोर्ट फैक्टर उसे पैसा दे देता है और बाद में वो इंपोर्ट फैक्टर अपने देश में अपनी लोकल करेंसी में खरीदार से पैसे वसूल लेता है। बिल्कुल, दोनों फैक्टर मिलकर अविश्वास की खाई को खत्म कर देते हैं। लेकिन यहाँ एक और चीज स्पष्ट करना जरूरी है। कई बार लोग बिल्स डिस्काउंटिंग और फैक्टरिंग को एक ही समझ लेते हैं, जो कि वो है नहीं। हाँ, डिस्काउंटिंग में बैंक आपकी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है, वो देखता है कि आपके पास गिरवी रखने के लिए क्या है। लेकिन फैक्टरिंग में फैक्टर आपकी बैलेंस शीट नहीं, बल्कि इनवॉइस की क्वालिटी देखता है। मतलब अगर सप्लायर छोटा है लेकिन वो माल किसी बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी को दे रहा है, तो फैक्टर उस बड़ी कंपनी की साख पर सप्लायर को पैसा दे देगा। बिल्कुल, फैक्टर एक तरह से आपका पूरा क्रेडिट कंट्रोल विभाग बन जाता है। लेकिन इसमें एक व्यावहारिक सीमा भी तो है। भारत में अवधि 150 दिन है।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ महीनों की ही बात होती है। अगर कोई भारतीय कंपनी किसी दूसरे देश को कोई बड़ी मशीनरी बेच रही है जहां पेमेंट सालों बाद आएगा, तब क्या होगा? हाँ, वहां फैक्टरिंग काम नहीं आती। तो मूल रूप से वो एक वीआईपी क्लब वाली बात हो गई ना। मेरा मतलब है, स्रोत में एक शब्द आया है फॉरफिटिंग, और कम से कम $2.5 लाख का लेन देन। ये छोटे व्यापारियों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। अगर हम इसको बड़ी पिक्चर से जोड़कर देखें तो फॉरफिटिंग खास तौर पर बड़े कैपिटल गुड्स और लंबे समय के सौदों के लिए है, 1 से 5 साल तक के लिए। और इसका नाम फ्रांसीसी शब्द फॉरफीट से आया है, जिसका मतलब है अधिकार सौंप देना। मतलब आपने अपने बिल बेच दिए और भूल गए। एकदम से। और फॉरफिटिंग हमेशा नॉन रिकोर्स होती है, मतलब सारा जोखिम फॉरफिटर का। और ये 100% फाइनेंसिंग देती है, जबकि फैक्टरिंग में 15-20% रोक लिया जाता है। वाह, 100%! लेकिन निर्यातक को इतने सालों में करेंसी के बदलने या ब्याज दर बदलने का डर नहीं रहता? नहीं, फॉरफिटिंग उसे इन सारे झमेलों से बचा लेती है, इसीलिए तो ये इतना महंगा होता है। भारत में एग्जिम बैंक जैसी संस्थाएं ही इसे कर सकती हैं। इसमें एक डिस्काउंटिंग फीस होती है जो लाइबोर से जुड़ी होती है, और एक कमिटमेंट फीस भी होती है। मतलब फैक्टरिंग एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और फॉरफिटिंग एक वन ऑफ या एक बार का बड़ा लेन देन है। बिल्कुल सटीक अंतर है ये। तो इस सब का आखिर छोटे उद्योगों के लिए क्या मतलब है? मतलब फॉरफिटिंग के इस वीआईपी क्लब से बाहर निकलकर वापस उन लाखों भारतीय एमएसएमई पर आते हैं जो सरकारी कंपनियों को माल तो देते हैं लेकिन पेमेंट के लिए महीनों तरसते हैं। उनके लिए क्या समाधान है? इसके लिए रिजर्व बैंक ने 2014 में ट्रेड्स नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया, ट्रेड्स रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम। तो ट्रेड्स असल में इनवॉइस के लिए ईबे या किसी ऑनलाइन नीलामी साइट की तरह काम करता है। हाँ, इसका मॉडल नीलामी पर ही आधारित है। मतलब एमएसएमई इस प्लेटफॉर्म पर अपनी इनवॉइस अपलोड करता है, बड़ा खरीदार उसे अप्रूव करता है और फिर वो एक फैक्टरिंग यूनिट बन जाता है। उसके बाद तो बैंकों के बीच होड़ मच जाती है कि कौन सबसे कम ब्याज दर में एमएसएमई को पैसा देगा। बिल्कुल, पहले छोटे व्यापारी को बैंक के चक्कर लगाने पड़ते थे, अब बैंक आपस में बिडिंग करते हैं, और जैसे ही एमएसएमई सबसे अच्छी बोली स्वीकार करता है T+1 आधार पर, यानी अगले ही दिन पैसा उसके खाते में आ जाता है। लेकिन इतनी बड़ी डिजिटल नीलामी में धोखाधड़ी का भी तो डर है। इसीलिए रिजर्व बैंक ने नियम बहुत कड़े रखे हैं। ट्रेड्स प्लेटफॉर्म बनाने के लिए कम से कम 25 करोड़ रुपए की नेटवर्थ होनी चाहिए। अच्छा, 25 करोड़? हाँ, और प्रमोटर्स का रिकॉर्ड साफ होना चाहिए। उनके पास रियल टाइम डेटा संभालने और डिजास्टर रिकवरी का बहुत मजबूत सिस्टम होना चाहिए, ताकि सिस्टम के साथ कोई छेड़छाड़ न कर सके। और सबसे अच्छी बात यह है कि ट्रेड्स के तहत होने वाला लेन देन एमएसएमई के लिए नॉन रिकोर्स होता है। मतलब बैंक बाद में छोटे व्यापारी को परेशान नहीं करेगा। ये सिस्टम रिवर्स फैक्टरिंग को भी सपोर्ट करता है, जहां बड़ा खरीदार खुद प्रक्रिया शुरू कर सकता है। बिल्कुल, ये छोटे उद्योगों के लिए बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। तो अब हम इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष निकालें तो ये स्पष्ट है कि चाहे प्राचीन रोम हो या आज का डिजिटल इंडिया, व्यापार तभी फलता फूलता है जब नकदी का प्रवाह बिना रुके चलता रहे। मैं पूरी तरह सहमत हूं। फैक्टरिंग, फॉरफिटिंग और ट्रेड्स ये सिर्फ वित्तीय शब्द नहीं है, ये व्यापार की धड़कन है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि जो भी श्रोता व्यापार को समझना चाहते हैं, ये जानकारी उनके नजरिए को बदल देगी। अगली बार जब कोई बड़ी कंपनी मुनाफे में दिखे तो ये समझना आसान होगा कि उसके पीछे छोटे सप्लायर्स की फंडिंग का कैसा मजबूत ढांचा काम कर रहा है, और कैसे तकनीक ने इस पूरे ढांचे को बदल कर रख दिया है।